हाँ भाई, आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम लेते हैं सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा जी। अब राव जोधा और राणा कुंभा से पहले का देखते हैं। पहले इसमें कि हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मेवाड़ को देखते हैं हम। मेवाड़ और दोनों रियासतों को साथ में लेते हैं। इधर मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध पढ़ते हैं। संबंध की बात की जाए कि मारवाड़ में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राव चुंडा, और मेवाड़ के उस समय थे राणा या महाराणा लाखा। इनके जीवन की कहानी पढ़ते हैं। मारवाड़ जोधपुर, उस समय जोधपुर नहीं था, मंडोर था। राव जोधा आएंगे तब जाके जोधपुर शहर बसेगा। हम इससे पहले का चैप्टर देख रहे हैं भाई कि राव चुंडा, इनके पुत्र का नाम था रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ की जो बहन थी उसका नाम था हंसा बाई। अब इधर का चैप्टर राणा लाखा, इनके पुत्र हुए थे कुंवर चूड़ा या चुंडा। ये बात करनी है अपने को। इनका संबंध देखना है, किस प्रकार इनका संबंध बनता है और कैसे इनकी रिश्तेदारियां आगे जाके खराब होती है। अब कहानी क्या है इसमें कि राव चुंडा के पुत्र यानी रणमल राठौड़, और पुत्री का नाम क्या था? हंसाबाई। अब रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे किया था? यह विवाह राणा लाखा से क्यों हुआ, कारण क्या था, वो देखना है। राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह का नारियल राणा लाखा के दरबार में भेजा था। उस समय राव चूड़ा, इनकी आयु ज्यादा हो चुकी थी, और इसमें जो मेन जो कार्यकर्ता कौन थे? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का नारियल राणा लाखा के दरबार में भेजा, यानी कुंवर चूड़ा की शादी करने के लिए। अरे किसकी शादी करने के लिए? ध्यान रखना, कुंवर चूड़ा की। अब यहां पर चूड़ा नाम के दो आदमी हैं। मारवाड़ के अंदर राव चूड़ा है, इधर मेवाड़ में कुंवर चूड़ा है। इन दोनों को देखेंगे आगे जाके, अपने आप क्लियर हो जाएगा। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का नारियल विवाह की शादी का बेचता है, और कहते भाई प्राचीन समय में जो नारियल केवल नाई लिया करते थे वही ले जाया करते थे भाई, नाइयों के द्वारा नारियल भेजा जाता था। अब जिस प्रकार वो नारियल और नाई राणा लाखा के दरबार में आए चित्तौड़ में लेकर, तो राणा लाखा मजाकी था, मजाक करने की आदत थी उनकी। बल्कि वो नारियल आया किसके लिए था? कुंवर चूड़ा, राणा चूड़ा के लिए। शादी तो राणा चूड़ा की होनी थी या कुंवर चूड़ा की होनी थी, बल्कि उस समय राणा लाखा ने क्या मजाक की, बिना सोचे समझे। जैसे दरबार में वो नारियल लेके आए, तो राणा लाखा ने उस नारियल को देख के कहा कि ये मेरी बुढ़ापे के अंदर मेरी मजाक क्यों कर रहे हैं, ये मेरी कोई उम्र शादी करने की है क्या? उन्होंने मजाक की। उस समय राणा लाखा की आयु यही होगी 60 या 62 या 65 वर्ष। उन्होंने मजाक की। अब वो जो नाई थे उनको लगा बुरा कि लाखा ने हमारे से ऐसी मजाक क्यों की, हम तो ये नारियल तो इसके बेटे के लिए लेके आए थे। अब उन नाइयों ने कहा कि भाई जो नाई नारियल लेके आए थे, उन्होंने राणा लाखा से पूछा कि भाई शादी तो हम आपके पुत्र यानी कुंवर साहब चूड़ा के लिए नारियल लेके आए थे, बल्कि आप इतनी बड़ी मजाक की है, तो मजाक तो अच्छी नहीं है। बल्कि हमारे को भी एक दिन का मोहलत चाहिए, एक दिन का टाइम चाहिए कि हम रणमल जी से पूछना चाहते हैं कि यह शादी, जो ये विवाह का नारियल, जो ये शादी राणा लाखा से हो सकता है क्या? उन्होंने जैसे संदेशा भिजवाया मारवाड़ मंडोर में,
रणमल जी के पास, और रणमल जी को कहा कि नायों के द्वारा कि भाई ये जो नारियल आपने भेजा हम लेके गए थे दरबार में, राणा लाखा तो बहुत बड़ी मजाक कर दी अपने नारियल पर कि यार ये बुढ़ापे मेरे से मजाक कौन कर रहा है, ये मेरी अवस्था शादी की है क्या? तो इसका मतलब यह है कि आज भी लोग मेरे को शादी वाला मानते हैं, इसका मतलब तभी तो नारियल आया मेरे लिए। अब उधर से रणमल राठौड़ को वो बात बड़ी गहरी लगी, चोट लगी उसके दिल में कि मेवाड़ वाले राणा लाखा ने इतनी बड़ी बात की। अब रणमल जी भी कम नहीं था साहब, रणमल ने भी बहुत बड़ी मजाक कर दी, मजाक ही मानो मजाक हकीकत में हो गई। रणमल जी ने एक कहा अपने नायों के जो नाई थे उनको यह आदेश दिया कि आप लाखा जी से यह कह देना कि नारियल ये शादी का आपके पास पहुंच जाएगा, हम आपका विवाह पक्का कर देंगे, बल्कि उससे पहले हमारी भी कुछ शर्तें हैं। और वो शर्त क्या है कि वो शर्त यह है कि आपका बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा जीवन भर कंवारा अविवाहित रहेगा, कभी शादी नहीं कर सकता, और मारवाड़ यानी मेवाड़ के सिंहासन पे कभी नहीं बैठेगा। ये दो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी उसको, एक तो सिंहासन पे न बैठने की और जीवन भर यानी कि अविवाहित रहने की। तब तो हम खुशी खुशी राणा लाखा का विवाह कर देंगे। वो भी लाखा हमारे से मजाक करना जानता है तो हम भी उससे कम नहीं है। ये हमारी दो शर्तें हैं और लाखा इस शर्त को पूरी करता है तो हम तैयार हैं। अब नायों में जोश आया भाई, वो दरबार में गए और दरबार में नायों ने कहा कि महाराज हमारे भी राजा से यानी रणमल जी से कुछ दो शर्तें आपसे विवाह करने के लिए। बोल कौन सी शर्तें बताओ? अब लाखा तो उनको हल्के में ले रहा था, बोला ऐसी कौन सी शर्त है जो हम पूरी नहीं कर सकते मेवाड़ी? जब हमारा विवाह का नारियल आ सकता है तो हम शर्त भी पूरी कर सकते हैं। बोले सुनो पहले। बोल क्या है? आपका जो ज्येष्ठ पुत्र है कुंवर चूड़ा या राणा चूड़ा जीवन भर अविवाहित रहेगा, ये प्रतिज्ञा उसको लेनी पड़ेगी, और मेवाड़ के सिंहासन पे कभी नहीं बैठेगा। और तीसरी शर्त और सुन ले। बोल क्या? बोला हंसा भाई के जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी या राजकुमार बनेगा। नाम ऐसे सुनते, ऐसी शर्तों को सुनते लाखा की पैरों तले जमीन खिसक गई कि यार शर्त तो बड़ी गजब की भारी है, और ये शर्त जब मेरा बेटा ऐसी प्रतिज्ञा लेगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे कि एक 60-65 साल का बुड्ढा यानी मेवाड़ी राणा लाखा जिसका जवान बेटा शादी तो उसकी करनी थी और शादी के चक्कर में बेटे को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। कहने का मतलब राणा लाखा संकट में फंस गए कि अब किया क्या जाए। राणा लाखा ऐसे भी नहीं कह सकता कि मैं शर्त नहीं मानूं, हार माननी पड़ती है, मेवाड़ को झुकना पड़ता है, और राजा कभी झुक नहीं सकते, ये तो हमारा सम्मान है चाहे कुछ भी हो जाए। राणा लाखा ने 2 दिन का टाइम मांगा उन नायों से जहां से ये शर्तनामा आया है कि भाई मेरे को 2 दिन का टाइम चाहिए आपको जवाब देने का। बोल कोई बात नहीं साहब, 2 दिन में दे दीजिए आप। 2 दिन तक राणा लाखा सोचता रहा मन ही मन में, और कहते हैं कि इतनी भारी टेंशन हो गई। बताते ही राणा लाखा के जीवन में पहली बार संकट आया है। नहीं, राणा लाखा पूरी जिंदगी में आनंद ही आनंद लिया है। राणा लाखा बड़ा लखवाड़ा था, भाग्यशाली था। उसके शासनकाल में तो जावर में चांदी की खान निकली थी, इतना भाग्यशाली राजा था, कोई कमी नहीं थी उसके घर में। अब शर्त तो यह आ गई ना कि बेटे को प्रतिज्ञा लेनी पड़ रही है। अब राणा लाखा को न तो भूख लगे न रात को नींद आए, चिंता बड़ी सताई, और ऐसी विपदा आई राणा लाखा परेशान हो गया, किसी को कह भी नहीं सकता, ये बातें थोड़ी कहने की होती है। अब कुंवर चूड़ा कहीं गया हुआ था, वो आए अगले दिन, उनको जैसे पता चला कि हमारे पिताजी बड़े परेशान हैं, और परेशान है तो ऐसी कौन सी समस्या है जो हमारे पिताजी इतनी चिंता में है? नहीं, हमने कभी जीवन में पिताजी को चिंता करते हुए परेशान होते हुए देखा ही नहीं। कुंवर चूड़ा अपने पिता से पूछता कि पिताश्री आपको ऐसी कौन सी चिंता, कौन सी समस्या सता रही है? न तो आप खाना खा रहे हैं 2 दिन से, और न आप सो रहे हैं, यानी परेशान पे परेशानी दिखाई दे रही है। राणा लाखा नहीं कहा बेटे को कि बेटे ये परेशानी ऐसे है। अब कैसे कहते कि बेटा तू प्रतिज्ञा ले ले मैं शादी कर लूं? नहीं कह सकता। तो हुआ क्या,
राणा लाखा का कोई सारथी था या उसका कोई सहयोगी माने, कोई भी माने, उनके दरबार में रहता था। कहने का मतलब कुंवर चूड़ा को बात का पता लग जाता है, कहीं ना कहीं से तो बात मिल ही जाती है कि हमारे पिताजी के सामने क्या समस्या है। और जैसे राणा लाखा की बात का पता चला कुंवर चूड़ा को, और कुंवर चूड़ा में जोश आया और कहा कि मेरे पिता के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूं। यह शादी की बात तो बहुत छोटी है, यह सिंहासन की तो बिल्कुल बहुत छोटी बात है। काम करने के लिए तो बहुत काफी काम है, एक सिंहासन पे बैठ के थोड़ी काम होता है। टेंशन मत कीजिए। और मन में विचार किया और जाके राजा के महल राणा लाखा के पास जाता है। राणा लाखा के महल में जाके और पिताश्री को कहता है कि पिताश्री टेंशन बिल्कुल बंद, आपका सोल्यूशन मेरे को मिल चुका है, आपकी समस्या का समाधान मैंने ढूंढ लिया है, और कल दरबार लगाइए और मारवाड़ी जो राठौड़ हैं उनको हम दिखाएंगे प्रतिज्ञा किस प्रकार लेते हैं, और आप विवाह की तैयारी कीजिए। उन मारवाड़ियों को बोल दीजिए। बोल मारवाड़ी हमारे को चुनौती देते हैं, भाई कुंवर चूड़ा भी कम नहीं था। जोशीली बात जब जोश आता है तो सब अलग ही बात हो जाती है। अगले दिन जैसे अरे राणा लाखा को ऐसे पता लगते ही राणा लाखा खुश हो गए। खुशी तो हानि थी, देखो मेरे बेटे ने मेरी जुबान यानी मेरे वचनों को पूरा किया और मेरी इज्जत बचा ली। नहीं, मैंने तो मजाक कर दी थी, अब ये उल्टी मजाक मेरे ऊपर पड़ गई, बल्कि मेरे बेटे को मेरे को संभाल लिया। ऐसा बेटा दो तो सबको दो जो प्रतिज्ञा ले। अरे नहीं लेना चाहिए। अरे पिता शादी करेगा हम प्रतिज्ञा, ये थोड़ी होता है ऐसा, ये तो इतिहास में लिखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उस समय क्या होता है कि भाई जैसे अगले दिन दरबार लगा और दरबार में राणा लाखा जी आए और उधर से कुंवर चूड़ा जी भी आ गए, और जो मारवाड़ से वो नारियल जो शादी का लेके आए तो नारियल वहीं पर रखा हुआ है, अभी शादी तय नहीं हुई। अब राणा लाखा ने घोषणा कर दी कि भाई सभी सरदार और सभी मंत्री दरबार में उपस्थित हो जाओ, और एक नई घोषणा होने वाली है। सभी के चेहरे खिले हुए थे, सभी को पता था कि यह प्रतिज्ञा वाली बात और कोई नहीं है। अब जैसे दरबार लगा और दरबार में कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली बड़े दरबार के अंदर, मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। एक लिंग जी की सौगंध है। अरे किसको साक्षी मान के? एक लिंग जी को। न जीवन में कभी मैं शादी करूंगा और न मैं कभी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, और जो मेरी जो सौतेली मां बनेगी, मेरी मौसी बनेगी, उससे जो होने वाली जो संतान वो मेवाड़ का भावी राजकुमार उत्तराधिकारी होगा, और मैं उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली उसने। इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का। कई बार एग्जाम में आता है, पूछा गया बेटे, ये इसलिए बता रहा हूं। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा ली, न जीवन भर शादी नहीं करूंगा और न जीवन भर कभी मैं सिंहासन पे बैठूंगा। इस प्रकार वो प्रतिज्ञा लेता है और नारियल को स्वीकार किया जाता है, और हंसाबाई का विधि विधान के तौर पर राणा लाखा से विवाह हो जाता है साहब। अब उस समय राणा लाखा की आयु 62 के लगभग थी। अब हंसाबाई की आयु 20, 22, 23 साल भाई। अब हंसाबाई का विवाह हो गया भाई। इनके एक पुत्र हुआ राणा लाखा और हंसाबाई के, और उस पुत्र का नाम हुआ मोकल। उसको बोलते हैं राणा मोकल। नाम सुना होगा आपने। राणा मोकल का जन्म किस प्रकार हुआ? मैंने बताया कि भाई हंसाबाई से विवाह हुआ था राणा लाखा का, और कुंवर चूड़ा को भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी, और इस हिसाब से आगे चलकर इनके एक संतान होती है, उसका नाम रखा जाता है मोकल, कुंवर मोकल। और जैसे आगे जैसे समय आया और राणा लाखा जी अलविदा हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु होने के बाद मोकल को सिंहासन पे बैठा दिया जाता है, वो शर्तों के अनुसार जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। किसने? कुंवर चूड़ा ने। कुंवर चूड़ा ने क्या कहा था कि हंसाबाई के जो संतान होगी उसी को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा या राजा या राज तिलक किया जाएगा। राणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल को सिंहासन पे बैठाया जाता है और महाराणा की उपाधि यानी राणा लगाए जाते हैं बेटे।
इससे पहले क्या रहते हैं, कुंवर साहब रहते हैं। इस प्रकार राणा मोकल सिंहासन पे बैठे, उनके अंगरक्षक कुंवर चूड़ा जी बने। अब कुंवर चूड़ा जी मोकल के अंगरक्षक तो बन गए, अब समस्या और खड़ी हो गई हंसाबाई के लिए। हंसाबाई को कहीं शक होने लग गया, हो सकता है किसी ने कान भर दिए होंगे उसके। हंसाबाई को लगा कि भविष्य में, हो सकता है कि भविष्य में कि मेरे बेटे की हत्या ये कुंवर चूड़ा ना कर दे। समझ रहे मेरी बात को आप? क्यों? हंसाबाई को यह शक होने लगा कि तेरा बेटा सिंहासन पे है और ये तो तेरी बड़ी जो सोतन है उसका बेटा है, और ये ज्येष्ठ पुत्र है उनका लाखा जी का, और ये राज तिलक के चक्कर में लालच में आके इसकी हत्या ना कर दे। इसलिए उसको उसके ऊपर शक होने लग गया। और बताया जाता है कि अपने भाई रणमल जी को बुला लेती है मेवाड़। कौन? हंसाबाई। भाई को संदेशा बुझाया यानी भिजाया, और संदेशा जैसे भिजवाया रणमल जी वापस आए मेवाड़, और मेवाड़ में बहन से कहा कि बहन क्या बात है। जब हंसाबाई ने कहा कि भाई बात यह है, मेरे को बड़ा संकट यानी कि मेरा मन पकड़ा जा रहा है, और मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुंवर चूड़ा, ये राणा चूड़ा कभी मेरे बेटे को न मार के ये मेवाड़ का सिंहासन ना ले ले। रणमल जी कहा कि बहन देखा, आजकल किसी के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ये तो क्या प्रतिज्ञा, अच्छों की प्रतिज्ञा टूट जाती है। इसलिए बताया गया कि हंसा ने अपनी शक की दृष्टि से इस कुंवर चूड़ा को अपने राज्य से निकाल दिया था। निकाल क्या दिया था पता चल गया, कुंवर चूड़ा को खुद ही छोड़ दिया। कुंवर चूड़ा को पता चला कि हंसाबाई अपने को शक की दृष्टि देखती है, अपने ऊपर इसका विश्वास नहीं है, इसलिए तो खुद के स्वयं को भाई को यहां पर बुलाई है। तो इससे तो अच्छा यही है कि तू मेवाड़ को त्याग दे। कितना बड़ा महान इंसान था, हर चीज को त्याग सकता है वो। सिंहासन को उसने त्याग दिया, शादी उसने नहीं की, और मेवाड़ तक उसने त्याग दिया। मेवाड़ से मालवा चले गए। मालवा का राजा था ओसंग शाह। मालवा के राजा ओसंग शाह की शरण में जाता है। कौन जाता है? कुंवर छोड़ा, मेवाड़ छोड़ दिया उसने। अब मेवाड़ में रह कौन रहे हैं? ध्यान देना इधर। मेवाड़, लाखा जी मर चुके हैं, अब इनकी जगह कौन है? राणा मोखल यहां पर गद्दी पर बैठे। कुंवर छोड़ा ये कहां गए? कहां गए बेटे? मालवा चले गए। कहां चले गए? मालवा छोड़ गए। मारवाड़ से कौन आए? रणमल राठौड़। ये आ गए इधर, मोकल के पास आ गए। हंसाबाई ने बुला लिया। अरे किसने बुला लिया? हंसाबाई। दोनों का नाम इधर ही लिख देता हूं ऊपर, ये दोनों की संतान है। हंसाबाई मोकल के दरबार में आए रणमल जी राठौड़। इस चक्कर में कुंवर चूड़ा को छोड़ना पड़ा और मेवाड़ छोड़ के मालवा चले गए। अब समस्या देखना आगे क्या होती है। यह समय थोड़ा बीत जाता है, शासन चलता रहता है। अब जैसे समय बीता, अब मोकल की भी हत्या कर दी जाती है। मोकल को भी फ्री कर दिया गया, और मारने वाले कौन है? चाचा मेरा, और एक आदमी का नाम था महपा पवार। महपा पवार मोकल की हत्या कर दी बेटे। क्या कर दी? हत्या। समझ में आ रहा है? राणा मोकल की हत्या चाचा मेरा और महपा पवार के द्वारा कर दी गई झीलवाड़ा नामक स्थान पर। गुजरात और मेवाड़ की सीमा के आसपास पड़ता झीलवाड़ा, और झीलवाड़ा में इनका शिविर लगा हुआ था बेटे। इनका कोई सेना का शिविर था, और यहां आराम से सो रहे थे मोकल। रात्रि का टाइम था। चाचा मेरा महपा पवार ने धोखे से किसको मार दिया? अरे किसको मार दिया? मोकल को। महपा पवार और चाचा मेरा ने। अब मोकल को जैसे मारा, उसी समय मोकल के पुत्र यहीं पर था कुंभा। ये कुंभा मेवाड़ में
जो मोक्कल का पुत्र जो कुंभा उसी शिविर में था। अब जैसे सरदारों को, भील सरदारों को मालूम चला कि मोक्कल की हत्या कर दी गई, कुंभा को वहीं से रातों रात चित्तौड़गढ़ लेके आते हैं भील सरदार। भाई जितने भील सरदार शुभ चिंतक है, और कोई थोड़ी हो सकता है, नहीं, वही रक्षा कर सकते हैं। मोक्कल को तो धोखे से मार दिया। जैसे मालूम चला मोक्कल की हत्या हो गई, कुंभा को वहां से जल्दी कहां लेके आए, चित्तौड़, और चित्तौड़ में सिंहासन पे इनका क्या कर दिया गया, राज तिलक। अब कुंभा छोटी सी उम्र में राजा बन गए, यही 10, 11, 12 साल की उम्र। अल्पायु में कुंभा राजा बन गए, राणा बन गए। अब संकट पे संकट हो गए। ध्यान रखना बेटे, इसमें हंसाबाई है बस राजमाता, मेवाड़ की राजमाता रहेगी ये हंसाबाई, क्योंकि राणा जी खत्म हो चुके हैं, राणा लाखा। अब राणा लाखा नहीं रहेंगे तो राजमाता कौन रहेगी, हंसाबाई। हंसाबाई के बेटे मोक्कल थे उससे पहले, और मोक्कल को भी मार दिया गया। अब हंसाबाई का पोता है राणा कुंभा, जिसको राज तिलक किया गया चित्तौड़ में। अब कुंभा का राज तिलक किया गया तो उस समय रणमल जी यहीं पर थे। अब रणमल राठौड़ यहां छोड़कर कुछ समय के लिए कहां चले जाते, मारवाड़, मंडोर, क्योंकि बीच बीच में अपने राज्य को भी देखना पड़ता है। ये मंडोर गए हुए थे, कौन, रणमल राठौड़। अब कुंभा जैसे सिंहासन पे बैठा तो कुंभा के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। जिसके परिवार में, घर में जब संकटों के ऊपर संकट आता है ना, वो सबसे भारी समस्या उस बच्चे पर पड़ती है, जो उस परिवार का जो मेन बच्चा होता है। जैसे उसका पिताजी भी खत्म हो गया हो, दादाजी भी, और वो बच्चा 10, 12, 13 साल की उम्र में है, वो बच्चा क्या कर पाएगा। वही स्थिति राणा कुंभा की है। एक घर चलाना, एक मेवाड़ चलाना, रियासत चलाना बहुत बड़ी बात है। अब राणा कुंभा सिंहासन पे तो बैठ गए, हंसाबाई को टेंशन हुई कि मेरा पोता ही बचा है मेरे पास, न तो मेरा बेटा है, न मेरा खुद का पति है। पति भी गया, बेटा भी गया, केवल क्या है, मेरा पोता है राणा कुंभा। अब हंसाबाई कहते ना कि भाई टेंशन तो बहुत भारी हो जाती है ऐसे समय में। जब मोक्कल को मार दिया गया तो कुंभा को कौन छोड़ेगा। अब कुंभा के सामने दो बड़ी समस्या थी, एक तो खुद के पिता के हत्यारों का बदला लेना, और उसके जीवन की एक समस्या और थी, जो मारवाड़ के जो राठौड़ रणमल जी का यहां पर मेवाड़ में उसका दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रहा था, प्रभाव, उसको समाप्त करना था। यह कुंभा की जीवन की शैली है। अब हंसाबाई की सुन लीजिए। अब हंसाबाई को टेंशन लगी कुंभा को यानी कोई खतरा ना हो जाए, तो हंसाबाई ने संदेशा भिजवाया भाई के पास मंडोर, रणमल जी भाई जल्दी से जल्दी आओ आप, कुंभा बालक है, नादान है, और इसका अंगरक्षक कोई है भी नहीं, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इनके पिताजी में मेरा बेटा मोक्कल मारा गया, उसी प्रकार मेरा पोता कुंभा न चला जाए मेवाड़ से, और मैं हाथ धो के बैठ जाऊं, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं। रणमल जी आए, रणमल ने आके कहा कि हाँ बहन बोल बता, एक तो ये काम कर, जो तेरा भांजा मोक्कल है उसकी हत्या किसने की उसकी जांच करो कि मारने वाले कौन है, एक तो ये काम करना है, और मेवाड़ में जो आंतरिक जो गतिविधियां खराब हो रही हैं उनको ठीक करना है। हंसाबाई तो भाई को कहेगी, क्योंकि उसका विश्वास किसके ऊपर है, रणमल जी के ऊपर। अरे बहन का विश्वास भाई पर है, अब ये नहीं पता भाई भी एक नंबर का हरामी है, वो तो पता चलेगा आगे क्या होता है। अब कुंभ बचपन से सातिर दिमाग का आदमी था, और वही राज चला पाएगा जो सातिर दिमाग का होगा। मोक्कल सीधा साधा था, तो जब भी तो चोट खा के चला गया। कुंभा सिंहासन पे बैठे, उधर से रणमल जी आए। कुंभा को इस बात का पता था कि एक तो अपने पिता के हत्यारों को मारना है, छोड़ना नहीं, और ये जो हमारे दादाजी लगते हैं रणमल जी, दादा लगेगा कुंभा का, क्योंकि दादी हंसाबाई है, ये जो दादा लगते हैं रणमल जी, इनका दिन प्रतिदिन मेवाड़ में इनकी शक्तियां बढ़ रही हैं, इसको समाप्त करना है, यहां से भगाना है, ये उसके विचार थे। अब कुंभा ने योजना बनाई दादा को बुलाकर रणमल जी को कि दादाश्री बोलो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या। बोल क्या है, मेरे पिता के हत्यारे हैं, उनको मारना है। बोले यार हमारे को पता नहीं चला कौन है। वो बोले मेरे को पता है, मैंने जांच पड़ताल की है, मेरे को पता लगा है कि वो तीनों के तीनों हरामी मालवा के अंदर महमूद खिलजी के पास छुप रहे हैं, मतलब छिप रहे हैं उसके पास। मालवा बोलते मांडू का सुल्तान, मालवा में मांडू उसी को बोलते हैं। महमूद खिलजी की शरण में है कौन, चाचा मेरा और मैं पपवार, ये तीनों के तीनों वहां पर छुपे हुए हैं, उनको मारना है।
रणमल जी ने कहा कि बेटे कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे वो काम हो जाएगा। कहते हैं कि भाई राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ के सहयोग से, क्वेश्चन क्या बन रहा है, राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ के सहयोग से चाचा मेरा की हत्या करवा दी, मैपा पुआर फिर बच गया। उसको कहीं पता लग गया, वो भग गया होगा। चाचा मेरा को मार दिया गया, मैपा पुआर फिर बच गया। फिर समझना राणा कुंभा के सहयोग से किसकी हत्या करवाई थी, अपने पिता के हत्यारों की। ले लिया बदला, कोई बात नहीं। अब उसके थोड़े दिन बाद, ज्यादा समय नहीं, थोड़े दिन बाद अब रणमल जी का धीरे धीरे मेवाड़ पे ऐसा मन हो गया, अब मन में विचार आने लग गए कि यार ये कुंभा है, क्या करेगा यार, किसको पता चलता है, इसको भी फ्री करवा दे। फिर कौन है, अपना ही मारवाड़ रहेगा और अपना ही मेवाड़ रहेगा। बेटा ये राज सिंहासन ये किसी का नहीं है, बेटा बाप को मार देता है, कोई पता नहीं, भाई भाई को मार देता है। अब ये विचार रणमल जी के विचार आए कि मैं कुंभा को ऐसे तरीके से मरवा दूं पता भी नहीं चले, किसी पता भी नहीं चले गुप्त रूप से, और मेवाड़ मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि यहां पर कोई बैठने वाला कोई है भी नहीं। आप समझिए कहानी कहां पर जा रही है कि रणमल विचार बना रहा है, योजना बना रहा है। अब ये योजना कहां बनती वो देखिए आप समझिए। इस रणमल जी ने अंसाबाई के पास एक दासी भेजी थी और उसका नाम था भारमली। क्या नाम था बेटे, ये नाम थोड़े ध्यान रखना बेटे। रणमल राठौड़ ने अंसाबाई की शादी में एक दासी दी थी, उस दासी का नाम था भारमली, और उस भारमली से लगाव किसका था, रणमल राठौड़ का। यह ध्यान रखना बेटे, रणमल राठौड़ का संबंध किसे था, भारमली से। अब रणमल राठौड़ क्या दिमाग लगा रहा है कि भारमली हंसाबाई की दासी है, भारमली पर कोई विश्वास भी नहीं कर पाएगा, और मैं भारमली को कहता हूं, क्योंकि भारमली रणमल जी की हर बात मानती थी। तो कहते भाई शाम का टाइम था, रणमल जी सबसे ज्यादा शराब पीते थे। अब शराब पी के गए महल में भारमली के पास, क्योंकि वो दोनों उनका संबंध अलग ही था, इसलिए बताते हैं कि रणमल जी ने भारमली को कहा कि आप मेरा एक काम करोगी। बोल क्या, बोला ऐसा काम है, वो मेरा काम आप पूरा कर दोगी तो आप कहोगे वही इनाम मिलेगा आपको, संपत्ति चाहिए कुछ भी चाहिए आप बता देना। भारमली ने यह कहा कि आज तक आपका कौन सा काम नहीं किया मैंने कब मना किया। बोला आज काम कुछ अलग है। बोला ऐसा कौन सा काम है बताइए आप। बोल किसी को शो नहीं होनी चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। बोल क्या करना है, बोला आपको कुंभा की हत्या करनी है। अब भारमली ने इतना सुनते भारमली का तो पूरा दिमाग खराब हो गया और घबरा गई कि कुंभा की हत्या, और ये रणमल जी, और रणमल जी का कुंभा लगता भी क्या है, इसके भाणजे का बेटा है और खुद की भाण का पोता है, इसका खुद का पोता बरोबर लगता है। कहने का मतलब हाथ को हाथ खा रहा है, हाथ को हाथ खाना, भाई को खाना, परिवार में ही हो रहा है सारा काम। भारमली क्या सोची कि आप इसको ये कहेंगे कि नहीं मारूंगी तो ये पता नहीं कैसा आदमी है, अलग ही दिमाग का है, क्यों शराब पी रखी है। भारमली ने सही दिमाग लगाया और उसको हाँ कर दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप शराब पी रख के खाना खा के सो जाइए और ये आप समझो कि आपका ये काम पूरा हो जाएगा। अब भारमली क्या करती है, भारमली को टेंशन थी। अगले दिन जैसे मौका लगा ये बात अंसाबाई तक पहुंचा दी। भारमली अंसाबाई से मिली महल में जाके, और ये पर्सनल बातें होती है, हर किसी के सामने थोड़ी की जाती है। अंसाबाई को भारमली ने अंसाबाई को संदेशा दे दिया, उसको बात कह दी कि बात यह है हंसा जी, अपने भाई आपके भाई रणमल जी का विश्वास मत करना, और वो आपके पोते को मारने की फिराक में फिर रहा है और उसकी योजना बना रहा है, और वो मेरे को कह चुका है कि इसकी हत्या करनी है। और मैंने सोचा कि मैं मेवाड़ का नमक खाया है और मैं इस मिट्टी में रही हूं, तो देख ये पाप, ये घोर पाप मेरे से नहीं होता है, और मैंने ये सत्य की बात आपको बताई है, और हाथ जोड़ती ये मेरा पता भी नहीं लगना चाहिए कि रणमल जी को भारमली ने ये बात बताई है।
हंसा भाई सुनते हंसा भाई के होश उठ गए कि तेरा भाई कुंभा को मार रहा है, तो सबसे बड़ा गद्दार कौन है? तेरा ही भाई है, तेरे परिवार को खत्म करने में उतर रहा है। तब जाके हंसा भाई के दिमाग के दीपक चस गए, जल गए कि सबसे अच्छा इंसान कौन था? कुंवर चूड़ा। जिस दिन इस इंसान को, एक विषम प्रतिज्ञा लेने वाले एक महान आत्मा को तैने ऐसे शख्सियत को यहां से निकाला है मेवाड़ से, हंसा भाई तेरे को भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसे इंसान को तैने ऐसे इंसान पे शक किया जो मेवाड़ के प्रति प्रतिज्ञा ली, वो आदमी तो विश्वासी तो यहां से निकाला गया, और ऐसे गद्दारों को तैने क्या दे दी? शरण। और यहां पर आपने इन लोगों को यहां पर बुला लिया। हंसा भाई का पूरा दिमाग खराब हुआ। राणा कुंभा को बुलाया दादी ने, हंसा ने अपने पोते को। कुंभा भी आया और बारमली और कुंभा और हंसा, तीन आदमी, हंसा, बारमली और कुंभा, तीनों क्या बात कर रहे हैं सुनिए। बारमली ने पूरी बात बता दी, हंसा भाई ने कुंभा को बता दिया कि बेटे ध्यान से रहना है, खतरा सिर पे मंडरा रहा है, कभी भी धोखा हो सकता है, क्योंकि मेरा ही भाई तेरा कातिल बनने जा रहा है। मेरे भाई पर विश्वास मत करना। मैं तो सोची मेरा भाई तो एक अच्छा आदमी है, आज पता चले बारमली मेरे को नहीं पता है, तो मेरे को क्या पता चले कि मेरा भाई इतना बड़ा गद्दार हो सकता है। अब उसी समय कुंभा ने कहा कि दादी आपने हमारे ताऊजी पर गलत विश्वास किया, यानी कि आपने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया और आपने इन लोगों को यहां से निकाल दिया। अभी मैं दादी कहती हूं कि मेरे ताऊजी को वापस बुला लो आप। किसको? राणा या कुंवर चोड़ा को। हंसा भाई बोली कि मेरी बात को पता नहीं कुंवर चोड़ा मानेगा या नहीं मानेगा। कुंभा आप ही संदेशा भिजवाओ और ये कहो कि जल्दी से जल्दी इसी वक्त आए। कुंभा अपना एक दूत भेजता है और चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में पूरी घटना लिखता है। और चिट्ठी को जैसे कुंवर चूड़ा पढ़ा कि मेवाड़ में स्थितियां खराब चल रही हैं, दिन प्रतिदिन समस्याओं पे समस्या बढ़ रही है और कुंभा पे खतरा है और मारवाड़ी यहां रह रहे हैं, कभी भी मार सकते हैं क्योंकि रणमल जी का कोई भरोसा नहीं है। उसी समय कुंवर चूड़ा वापिस लौट के आए मेवाड़ में। हंसा भाई ने माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई है, मैंने झूठा आपके ऊपर शक किया, मेरे को माफ कर दो। बोलो आप मेरी मां समान हो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, समाज में भी होता है, जीवन में होता है ऐसा। बोलो करना क्या है? बोलो इन मेवाड़ियों को, इन मारवाड़ियों को मेवाड़ से निकालना है। संकट पे संकट बढ़ते जा रहे हैं, खतरा है कुंभा के ऊपर। अब कुंवर चूड़ा, राणा चूड़ा तो बड़ा बुद्धिमान आदमी था ना। बोल जो चाल रणमल जी चल रहे हैं हम उसी की चाल से उसको मार देते हैं। बोलो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। उसी बारमली को कुंवर चूड़ा कहता है कि बारमली जी आपको रणमल जी ने कहा कि कुंभा को मारना। बोले बिल्कुल साहब, आपको कहा ना उसने कि कुंभा को मारना। बोला अब मैं कह रहा हूं आपको रणमल को मारना है, आप हमारे पक्ष में काम करोगे या उसके पक्ष में? बोले साहब जी आपके पक्ष में काम नहीं करते तो मैं ये बात आप तक नहीं पहुंचाती। मैं नहीं, ऑफर तो मेरे को दिया गया था, अब ये काम मेरे से होते नहीं क्योंकि मैंने यहाँ का अन्न पानी और नमक खाया है। यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी है, यहाँ का स्वाभिमान मेरे को भी अच्छा लगता है, ये धोखा मेरे से नहीं होता है, बल्कि आप जो आदेश करोगे वो हमारे शिशिर माते का ताज है, आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। बोलो ठीक है जाओ। और सुनो मेरी बात। बोल क्या? शाम के टाइम रणमल जी रोज आते? बोल बिल्कुल आते, शराब के नशे में रहते। बोला आज उसको शराब और ज्यादा पिलानी है और ऐसी शराब पिला दे वो सो जाए और मेरे चौकीदार, मेरे पहरेदार, मेरे सैनिक उस महल के चारों तरफ रहेंगे, आसपास ही रहेंगे, उनको इशारा कर देना, वो अपने आप खेल खत्म कर देंगे, तुम्हारा इतना ही काम है। बारमली जी सोची कि देख कुंवर चूड़ा जी वास्तव में दिमाग अच्छा लगा रहे हैं कि उसका खेल भी खत्म हो जाएगा, वो तेरे हाथ से नहीं होगा, खाली तेरे को बताना ही है, बस ये काम ही करना है। शाम का टाइम था, 9-10 बजे का टाइम था। रणमल जी शराब पी रखी थी, शराब तो रोज का काम था भाई, राजा महाराजाओं ये पीते थे। उस दिन
बारमली ने और शराब अपनी अलग से मंगवा ली एक्स्ट्रा, क्यों, उसको पिलानी थी ना। और इतनो बड़ो शरीर को, 7 फुट की तो हाइट थी रणमल जी के पास, अच्छा तगड़ा शरीर था। 1-2 बोतल ने तो कुछ समझे ना है, इतना तगड़ा था। और कोई उसके सामने आ जाए तो वैसे मार दे वो, इतना ताकतवर आदमी था, पावरफुल। अब बारमली ने पहले तो वो पी के आया और फिर वो खुद पिलाना शुरू कर दी। वो बोले साहब रणमल जी आज मेरे हाथों से शराब पियो। रणमल जी सोचा कि आज तक बारमली कभी पिलाई नहीं, आज ऐसा क्या है, चल कोई बात नहीं, चल आज बारमली के हाथों से शराब पीते हैं। अब बारमली ने भर भर के पैक किसको कर दिया, फिट, रणमल जी को। अब रणमल जी के अद्दर पंजे हो गए साहब, शराब है ये तो हाथी के अद्दर पंजे कर दे। अब जैसे रणमल जी नीचे जमीन पर गिरे, महल के अंदर नीचे गिर गए, उनको कोई पता नहीं मैं कहा हूं। जैसे बारमली बाहर जाके अब उस सैनिकों को इशारा किया, और सैनिक तो तैयार थे, पहले से योजना बनाई हुई थी, रणमल जी के टुकड़े कर दिए रणमल जी को, और उसकी बांध पोट कर बेड़स नदी के अंदर डाल दिया। उधर से बेड़स नदी बह रही थी, साउन का महीना था, बोलो उद्धार हो जाएगा इसका। पता नहीं चला रणमल किधर से आए इधर किधर गए। रात्रि का टाइम था और उधर वो खेल हो गया, और कुंवर चूड़ा और कुंभा और हंसा आनंद ले रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे, और बढ़िया डांस प्रतियोगिता, बढ़िया संगीत यानी प्रोग्राम चल रहा। अब वो खबर लग गई वहां पर, जो संगीतकार, जो गायककार थे ना, गाने वाले, उनको पता लग गया कि रणमल की हत्या कर दी गई, क्योंकि हो सकता है कि उनको मालूम हो। अब उन्होंने वहां पर उस संगीत को कौन सुन रहा था, रणमल का बेटा राव जोधा भी बैठा है यहां पर। ये तो बाप और बेटे पूरा परिवार इधर ही है, ये तो इनकी रोटी खाते थे, यहीं पर नेतागिरी करते थे। अब जैसे वो संगीत गाने वाले ने, पता है कौन से सुर में गाना गाया, कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए। जो तो कान लगायो कि यार यो के बोल दियो बीच में, फिर दोबारा बोलो, समझ में नहीं आई, कि जोधा भाग सके तो भाग, इशारो कर दियो कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए। जोधा समझ को तेरे पिताजी ना है, वो तो हो गया खत्म, अब तेरा नंबर है, भाग सके तो भाग, मतलब यहां से जल्दी निकल ले। अब जोधा जी वहां से अपनी चप्पल जूते उठाता है, और उसके साथ के औरतें उनको कहता है कि भाग लो भाई, अब अपना नंबर है। रणमल जी तो मारे गए, चित्तौड़ में रणमल जी को मार दिया गया। अब जोधा वहां से भगता है, कुंभा उसके पीछे लगता है। अब कुंभा भी उसके पीछे पीछे लगता है, ये आगे आगे, ध्यान रखना बेटे, आगे आगे जोधा, पीछे पीछे कुंभा। जोधा पहुंच गया मंडोर, पीछे पीछे कुंभा भी मंडोर, और कुंभा के साथ था कुंवर चूड़ा, राणा चूड़ा, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था कि जोधा को भी खत्म करना है, बोल इन मारवाड़ियों को छोड़ना नहीं है। पहुंच गए मंडोर, अब मंडोर पे भी कब्जा कर लिया इनने, कुंभा ने। अब कुंभा ने मंडोर पे कब्जा किया, राव जोधा मंडोर से भी हार के भाग गया बेचारा, बीकानेर जंगल प्रदेश की तरफ भागता रहा, छुपता रहा। कई बार प्रयास किए मंडोर को जीतने के, जीत नहीं पाया। ये लड़ाई 1438 से लेकर 1453 तक चली, 15 वर्षों तक, राव जोधा और कुंभा के बीच। और मेवाड़ियों ने मंडोर को कब्जे में कर लिया, जोधा हो गया बेघर, कोई ठिकाना नहीं। जोधा बिल्कुल परेशान हुए, मन ही मन गाली काटे कि रणमल पिताजी तू गलत नहीं करता तो आज ये दिन मेरे को देखने नहीं पड़ते। ये सारे कांटे उसने बोए हैं, खुद तो गया सो गया, हमारे को और बर्बाद कर गया। अब भाई लास्ट में जाकर वही जोधा बाबूजी राठौड़ से मिलते हैं। उस समय बाबूजी राठौड़ थे, बाबूजी राठौड़ की शरण में जाते, पैरों में पड़ जाते, और बाबूजी राठौड़ को कहते हैं कि महाराज मेरे को कैसे न कैसे मारवाड़ की रियासत दिला दो, नहीं ये मेवाड़ी तो मारवाड़ पे कब्जा कर लिया, और मैं तो पता नहीं कैसे बच रहा हूं। जब बाबूजी राठौड़ उसको आशीर्वाद दिया था, ये तेरा विजय का आशीर्वाद है, और ये मेरी कटार लेके जा। कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ के विजय के आशीर्वाद, उस कटार से ही मंडोर को जीता था जोधा कुंभा से। और इसके बाद फिर भी इनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। फिर हंसा भाई ने इनका फैसला करवाया। हंसा भाई की समस्या बढ़ गई ना कि भाई मारवाड़ भी उसका पीहर है,
अरे उसका भाई मारवाड़ भी उसका पियर है। और बताते हैं कि भाई उसी समय जैसे उस पिहर के अंदर रणमल जी जो राठौड़ है, और रणमल राठौड़ के जो बेटे हैं राव जोधाजी अंसा के क्या लगते हैं? भतीजे लगते हैं। बुआ जी हो गई ना। अब बुआ जी तो भतीजे के बारे में भी सोचेगी और इधर से अपना खुद के पोते के बारे में भी सोचेगी। अरे वो ऐसे थोड़ी कहते कि कुंभा तू इस जोधा को मार दे, उधर उसका भतीजा उधर उसका पोता। समस्या में फंस गई, उलझन में। अब हंसा ने दोनों को आराम से बैठाकर दोनों को बैठाया और हंसा भाई ने कहा कि जोधा को, अपने पोते को, कि तू इसको मार देगा तो क्या मिल जाएगा पहले यही बता दे। जिन्होंने जैसा कर्म किया था वो अपने फल लेके गए साथ। रणमल जी इतने बड़े गद्दार थे, मेरा भाई जरूर था, बल्कि वही मेरे खून को मार रहा है, मेरे पोते को मार रहा है, तो मेरा काहे का भाई है। उसका कर्म उसके साथ था, जैसा उसने किया उसके साथ हो गया। जोधा तू आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है, द्वेष की भावना मत पाल। और कुंभा को कहती कि बेटे कुंभा, समस्या वैसे ज्यादा बढ़ रही है और क्यों आपस में मारने पर उतर रहे हो? अरे मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूं, अब मेरा तो दोनों तरफ से मरना है, इधर देखूं तो मरूं, इधर देखूं तो मरूं, मेरे को मार दो आप, दोनों मेरे को खत्म कर दो, फिर बाद में आपस में कटना। अब ऐसी बातें हुई तो दोनों का दिमाग घूम गया और दोनों का समझौता करवाया और उसको बोलते हैं आवल बाउल की संधि। क्या बोलते हैं? आवल बाउल की संधि। 1453 ईस्वी सोजत उसका सीमा का केंद्र बनाया कि ये जो पाली के अंदर सोजत जगह है, सोजत के अंदर तो इधर रहेगा मारवाड़ और इधर रहेगा मेवाड़। सोजत तुम्हारी सीमा है, सोजत तुम्हारी क्या रहेगी? सीमा रहेगी, मारवाड़ और मेवाड़ की। इसलिए कहते आवल बाउल की संधि, मारवाड़ मेवाड़ की संधि, राणा कुंभा राव जोधा की संधि 1453 ईस्वी हंसा भाई के सहयोग से यह संपन्न हुई। ठीक है, और बाकी कल देखेंगे।